ठीक हो रहा है? दिखाई दे रहा है? फोकस करिए, किसका बात करें लोग? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सुनिएगा ध्यान से, नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंस के स्रोत क्या है। मतलब बिजनेस करने के लिए रुपया का अगर हम जुगाड़ करें तो कहाँ से जुगाड़ कर सकते हैं, उसके क्या क्या स्रोत है, किस जगह से हम फाइनेंस को जुगाड़ कर सकते हैं, पैसा को जुगाड़ कर सकते हैं, किस किस जगह से हम पैसा को ले सकते हैं बिजनेस करने के लिए। यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले समझना जरूरी है कि फाइनेंस क्या होता है। व्हाट इज फाइनेंस? तो फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस किसी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। जिस तरीका से मनुष्य का शरीर को चलाने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरीका से बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस का आवश्यकता पड़ता है। बिना फाइनेंस का कोई भी बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। समझ रहे? अब फाइनेंस जुगाड़ने का स्रोत कितना है, समझ पा रहे हैं? तो देखिए, फाइनेंस जुगाड़ने का दो ही स्रोत है, एक अपना पैसा और एक लोन लेकर के लाइए, बाहर से लेके आइए। अपना पैसा को हम कहते हैं ओनर्स फंड, और बाहर से पैसा लेके आएंगे उसे कहते हैं बोरोड फंड। अपना पैसा को हम कहते हैं ओनर्स फंड, और जब लोन वगैरह लेके आइएगा उसे हम क्या कहते हैं? बोरोड फंड। ओनर्स फंड, बोरोड फंड। अब प्रश्न आता है कि ओनर्स फंड क्या है और बोरोड फंड क्या है। ओनर्स फंड का मतलब समझ पा रहे हैं? ओनर्स फंड मींस फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर फ्रॉम हिज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। फ्रॉम हिज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस का जमा किया हुआ रुपया को जब वो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, फंड को लगाएगा, इसे हम क्या कहते हैं? ओनर्स फंड। या अपने पॉकेट से लगाएगा, अपने पॉकेट से लगाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ओनर्स फंड मींस फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। जब ओनर फंड कंट्रीब्यूट करेगा इसे हम क्या कहते हैं? ओनर्स फंड। अब ओनर्स फंड के तहत तीन चीज आएगा। पहला है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब होता है, जैसे लिमिटेड कंपनी अगर खोल रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो हम लोग क्या करते हैं? पूंजी के लिए शेयर बेच देते हैं, अपना कंपनी का कुछ परसेंट बेच देते हैं, किसी और को मालिक बना देते हैं कि आप लोग पैसा दीजिए, आप लोग हमारे कंपनी के मालिक हैं। कंपनी का जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपका शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा, और टाइम टू टाइम जब डिविडेंड देंगे तो आप लोग को लाभ होगा। टाइम टू टाइम जब डिविडेंड देंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। तो कंपनी शेयर कौन सा बेचता है भाई? एक बेचता इक्विटी शेयर। कंपनी फॉर्म है। मोदी दुकान को शेयर बोलिएगा बेचना है, वो अपना पॉकेट से लगाओ। मोदी दुकान क्या करेगा? अपना पॉकेट से लगाएगी। इक्विटी शेयर वाला कोई वहाँ पे लफड़ा नहीं है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी इशू करता है, जिसमें शेयर होल्डर का प्रेफरेंशियल राइट रहता है डिविडेंड से संबंधित, कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, फिक्स है, बताएगा तो आपको मिलेगा। किसका बात करें लोग? प्रेफरेंस डिविडेंड। माने इक्विटी शेयर ऐसा शेयर है जो किसी प्रेफरेंशियल राइट को कैरी नहीं करता है, और प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर है जो प्रेफरेंशियल राइट को कैरी करता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब प्रेफरेंशियल राइट क्या है? जैसे इक्विटी में डिविडेंड बताएगा तो तय होगा कि कितना मिलेगा, वही आपको मिलेगा, माने फिक्स नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन प्रेफरेंस में क्या है कि डिविडेंड आगे से फिक्स है कि बताएगा तो आपको इतना % मिलेगा, तो प्रेफरेंशियल राइट है। कंपनी बंद हो गया ना, तो सबको पैसा देने के बाद प्रेफरेंशियल का पैसा पहले लौटाया जाता है। मैंने सबको पैसा दे लिए, अब शेयर होल्डर का बारी है तो पहले प्रेफरेंशियल को पैसा दे, बचा तो इक्विटी को मिलेगा लास्ट, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझे? तो प्रेफरेंशियल राइट को कौन कैरी कर रहा है? प्रेफरेंशियल। और इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल राइट को कैरी नहीं करता। सर प्रेफरेंस शेयर तो लॉस भी इनकर नहीं करता। क्या चीज? प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो लॉस भी इनकर नहीं करेगा ना। लॉस क्या होगा? वो अपना शेयर होल्डर शेयर का भाव कीजिएगा तो डाउन होगा शेयर का भाव। लेकिन जैसे कि ये लोग लॉस वगैरह में कहीं भागीदारी नहीं लेता है। इक्विटी जैसे क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग में इक्वली भागीदार होता है, तो प्रेफरेंस प्रॉफिट शेयरिंग तो ये लोग नहीं करता है, डिविडेंड लेता है। शेयर होल्डर को ये लोग का डिविडेंड फिक्स रहता है, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा। नहीं भी हुआ तो भी मिलेगा। ना ऑप्शनल है। डिविडेंड चैप्टर पढ़ाए थे ना, तो बोले थे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑप्शनल। कंपनी का मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। समझ पा रहे हैं? लॉस हो रहा तो डिविडेंड का कोई बात ही नहीं आता, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड का बात आता है। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि देगा कि नहीं देगा, तो वो तो टर्म्स एंड कंडीशन लेकिन अगर आप प्रेफरेंस खरीदे हैं, क्यूमुलेटिव वाला, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस का भी टाइप्स है अंदर क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव लिखा रहता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर सवाल में लिखा रहता था, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किने हैं तो अगर आपको इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो ये डिविडेंड अगला साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका डिविडेंड 10,000 बन रहा, इस साल नहीं मिला तो अगला साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, माने अगला साल का 10,000 और ये वाला 10,000 20,000,
अगला साल भी नहीं मिला तो उसका अगला साल भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर क्यूमुलेटिव है तो, अगर नॉन क्यूमुलेटिव वाला प्रेफरेंस शेयर है तो जिस साल का जो डिविडेंड है ना, मिला तो ओके, नहीं तो भूल जाइए। मिला तो ओके, नहीं तो इसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। यस, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि क्यूमुलेटिव दिया है कि नॉन क्यूमुलेटिव दिया है। टाइप्स है, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब जमा रुपया, कमा के हम जो जमा किए हैं, समझ पा रहे हैं। हम लोग अपना गुल्लर में डालते हैं, जिसको पिगी बैंक बोलते हैं, लेकिन कंपनी गुल्लर में नहीं डालता है। कंपनी किधर डालता है? बैंक में। प्लगिंग बैक भी कहते हैं इसे। रिटेन अर्निंग को हम क्या कहते हैं? प्लगिंग बैक। जो कमा के हम किसी को दे नहीं रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कंपनी का हम ग्रोथ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करेंगे, इसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है भाई? नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है? नॉर्मल कहीं से कमाते हैं, वो पैसा को इकट्ठा करते जाते हैं कि बिजनेस में लगाएं। वो भी क्या है? रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग माने जमा रुपया। रिटेन अर्निंग माने अगर मोदी दुकान लग रहा है तो रिटेन अर्निंग से पैसा लगाओ, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन और रिटेन अर्निंग से लगाओ। और कंपनी फॉर्म में काम करे तो किस तरह से पैसा लगाइए? इक्विटी प्रेफरेंस से आप पैसा ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं ओनर्स फंड। बात नहीं भाई, बात नहीं करना है। इसे हम क्या कहते हैं? ओनर्स फंड। बोरोड फंड क्या होता है? बोरोड फंड का मतलब, बोरोड फंड मीन्स फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। बोरोड फंड मीन्स फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। लोन के जरिए जब हम फंड का जुगाड़ करेंगे, फंड को लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? बोरोड फंड। अब लोन आप कहाँ से ले सकते हैं? डिवेंचर, डिवेंचर इशू कर दीजिए। डिवेंचर जो होता है ना, डिवेंचर इशू करिएगा तो ये होता है आपका सिक्योर्ड होता है एकदम। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ सर, समझ पा रहे? सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपके एसेट पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। अगर डिवेंचर का पैसा नहीं दीजिएगा ना, तो मान लीजिए एक तो आपका यूनिट पे चार्ज क्रिएट हो गया वो लोगों का, तो वो वाला यूनिट को आगे बेच देगा वो लोग, समय के अंदर उसका पैसा नहीं मिलेगा। ओनरशिप राइट्स उसको चला जाएगा। हाँ, उसको चला जाता है। समझ रहे? मैंने कंपनी का एगो पार्ट गिरवी देना होगा। कंपनी का एगो पार्ट क्या देना होगा? गिरवी, अगर डिवेंचर। ये सिक्योर्ड होता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? हाँ, आगे बढ़े हम लोग। लोन, लोन ले सकते हैं आप। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप लोन लीजिए। ये सब क्या है भाई? बोरोड फंड है। समझ पा रहे हैं? तो डिवेंचर हो गया आपका, लोन हो गया, ये सब कहाँ आता है? आपका बोरोड फंड। क्लियर है? तो अगर डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज बोरोड फंड, तो आराम से लिख देंगे कि बोरोड फंड मीन्स फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। इट्स इंक्लूड डिवेंचर, लोन एक्सेट्रा कर देंगे। अच्छा, ओनर्स फंड का पूछेगा तो क्या लिखेंगे? ओनर्स फंड मीन्स फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर फ्रॉम हिज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इट्स इंक्लूड, या एग्जांपल बोल के लिख देंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटर्न अर्निंग। क्लियर है? फाइनेंस हम लोग जो लेते हैं, फाइनेंस हम लोग ले रहे हैं, तो किसी से भी पैसा लीजिएगा तो पूछेगा ना आपको कितना दिन के लिए चाहिए। तो फाइनेंस का दरकार हमें 3 पीरियड के लिए पड़ता है। एक है लॉन्ग टर्म, एक है मीडियम टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। पूछेगा ना भाई, किसी से पैसा मांगते हैं तो बोलता कब दीजिएगा, देने से पहले पूछता कब दीजिएगा बताइए। समझ पा रहे हैं? तो आपको पीरियड तो बताना पड़ेगा। तो आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको बताना तो पड़ेगा पीरियड। समझ रहे हैं? कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, कि मीडियम टर्म के लिए चाहिए। तो फाइनेंस 3 तरीका का पीरियड के लिए लिया जा सकता है। एक है लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म पीरियड का मतलब होता है 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लीजिएगा ना, ऐसे तो 1 साल से ज़्यादा होता ही लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लेकिन इसमें मीडियम टर्म आ गया ना, इसलिए 5 साल। 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लीजिएगा, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म पीरियड से पैसा हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? इक्विटी से ले सकते हैं, प्रेफरेंस से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले सकते हैं। रिटर्न अर्निंग, अपना पैसा लंबे समय के लिए लगाया जा सकता है। रिटर्न माने ये तीनों आ जाएगा कहाँ पे? ओनर्स फंड वाला लॉन्ग टर्म में। कहाँ जाएगा? डिवेंचर से भी आप लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, लोन से भी आप लॉन्ग टर्म में रुपया ले सकते हैं। ठीक है? लॉन्ग टर्म। एक है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म का मतलब 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम। 1 साल से ज़्यादा माने 1 to 5 ईयर्स के लिए आपको लोन चाहिए, 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, तो मीडियम टर्म का सहारा लेंगे। मीडियम टर्म का एक ही सहारा है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक या लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसका टेन्योर क्या होगा? 5 साल से ज़्यादा। 5 ईयर से ज़्यादा रहेगा लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम मीडियम टर्म। और एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब 12 महीना के लिए, माने विदिन 12 महीने, 1 साल से कम। शॉर्ट टर्म माने मैक्स टू मैक्स 1 साल होगा शॉर्ट टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म के लिए लोन हम कहाँ से ले सकते हैं?
शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग लोन कहाँ से ले सकते हैं? एक है पहला ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरा बिजनेसमैन से गुड्स क्या किया, उधार में ले लिया। जैसे मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है और ये भाई साहब एक बिजनेसमैन है, ठीक है? इनसे हम क्या किए, 10 लाख का गुड्स बाकी में ले लिए और वो गुड्स बेच लिए, तो 10 लाख का फाइनेंस हुआ कि नहीं? अब ये पैसा इनको धीरे धीरे देंगे, चुकाएंगे इनको पैसा धीरे धीरे देंगे। या मान लीजिए मेरे पास 10 लाख का था ही नहीं, 10 लाख रुपया था ही नहीं, इनसे 10 लाख का गुड्स ले लिया, नहीं 10 लाख का हमें लोन मिल गया। 10 लाख का क्या मिल गया? लोन। इसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं हम लोग? बड़ा बड़ा बिजनेस में ऐसा होता है, ट्रेड क्रेडिट। पब्लिक डिपॉजिट भी होता है भाई, बात नहीं भाई, पब्लिक डिपॉजिट ये सब लेकिन अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी नहीं है इसका कोई माई बाप नहीं। का होगा नहीं होगा नहीं जानते, किस लिए भैया? अच्छा हम देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? पब्लिक डिपॉजिट। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? तो पब्लिक डिपॉजिट मीन्स फंड टेकन फ्रॉम पब्लिक। फंड टेकन फ्रॉम पब्लिक बाय गिवन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, टीवी। न्यूज़पेपर और टीवी में एडवर्टीजमेंट देके हम लोग लेते हैं पैसा एजेंट के जरिए। बहुत सारा कंपनी ऐसा आता है, पैसा लेकर आपको चक्कर हो जाता है, उसको हम पब्लिक डिपॉजिट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट पर तो सरकार अभी सख्त हो गया है, पहले उतना सख्त नहीं था, अभी सख्त हो गया, समझ पा रहे हैं? तो पब्लिक डिपॉजिट तो पहला क्या भाई? ट्रेड क्रेडिट। दूसरा क्या है? पब्लिक डिपॉजिट। आगे बढ़े हम लोग। कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो है ये कंपनी इशू करता है। कमर्शियल पेपर नहीं, प्रॉमिसरी नोट नहीं है, कमर्शियल पेपर कंपनी इशू कर सकता है, कंपनी। समझ पा रहे हैं? और अंडू पंडू कंपनी को इशू नहीं करने देंगे, उसका कुछ कंडीशन है, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। उसका कुछ कंडीशन है, क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाइड। लेकिन ये भी अनसेटिस्फाइड होता है। किसका बात कर? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल तो पढ़े हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल कब लिखते हैं? अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, उधारी में गुड्स खरीदा बेचे हुआ है, उसके अगेंस्ट में हम क्या लिखेंगे? कमर्शियल पेपर। जनरली 90 दिन का टेन्योर पीरियड होता है। जनरली 90 दिन का क्या होता है? टेन्योर पीरियड होता है। तो कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल से हम पैसा ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और कहाँ से पैसा ले सकते हैं? डिप डिस्काउंट बॉन्ड। डिप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब होता है इशूड एट ह्यूज डिस्काउंट। डिप डिस्काउंट बॉन्ड। डिप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब होता है इशूड एट ह्यूज डिस्काउंट एंड रीपेबल एट पार। डिस्काउंट पे इशू करेंगे और लौटाएंगे पार पे। जैसे मान लीजिए 1 लाख का हम सर्टिफिकेट आपको बना के दिए, लेकिन हम आपसे 1 लाख रुपया नहीं लेंगे, हम आपसे 75,000 लेंगे, ठीक है? अब बोल दिए कि 6 महीना बाद, आज 75,000 ले रहे, 6 महीना बाद हम आपको 1 लाख रुपया लौटाएंगे, माना कोई ब्याज वगैरह नहीं देंगे आपको। 6 महीना बाद आपको जब पैसा लौटाएंगे तो हम कितना लौटाएंगे? 1 लाख। तो कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? 25,000। तो क्या हुआ? डिप डिस्काउंट बॉन्ड, माने इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेबल एट पार। 1 लाख का चीज़ 75 में इशू कर दिए, और जब लौटा रहे तो कितना लौटा रहे? 1 लाख लौटा रहे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो रीपेबल एट पार माने जो लिखे रहेंगे वो देंगे आपको, लेकिन लेंगे आपको डिस्काउंट पे। इसको हम कहते हैं डिप डिस्काउंट बॉन्ड। डिप डिस्काउंट। उसके बाद है हम लोगों का जीरो कूपन बॉन्ड। बोले क्या बोले? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन नाम ही से पता चल रहा, जीरो कूपन बॉन्ड नाम से पता चल रहा। जीरो माने तो जीरो होता है और कूपन माने इंटरेस्ट होता है। कूपन माने क्या होता है? इंटरेस्ट, माने जीरो इंटरेस्ट। जीरो तो जीरो है। अब भैया सुन रहे हैं आप लोग? बंद करिए, सुनिए। जीरो क्या है भाई? जीरो माने जीरो और कूपन माने क्या होता है? इंटरेस्ट। कूपन माने क्या होता है? तो बॉन्ड क्या हो रहा है? जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। इसे ट्रेजरी बिल भी कहते हैं। ट्रेजरी बिल। ये ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है? आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा ऑन बिहाफ, सॉरी माफ़ करिएगा, इशू करेगा आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई देगा, लेकिन किसके बिहाफ में देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो ट्रेजरी बिल को इशू करवाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इशूड बाई आरबीआई। इशू कौन करेगा? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल में अगर पैसा लगाना है तो इसका अलग अलग टेन्योर पीरियड होता है। एक 14 दिन के लिए सरकार पैसा लेगा, माने 14 दिन बाद लौटा देगा। एक 91 डेज के लिए पैसा लेगा, यानी 91 डेज बाद आपको पैसा लौटा देगा। एक 182 डेज के लिए पैसा लेगा, यानी 182 डेज बाद पैसा लौटा देगा। और एक 364 दिन के लिए पैसा लेता है, जो कि आपको 364 दिन बाद लौटा देगा। 4 तरीका का ट्रेजरी बिल 4 पीरियड के लिए इशू किया जाता है। एक 14 दिन वाला, एक 91 डेज वाला,
एक कौन सा 182 डेज वाला और एक कौन सा 364 डेज वाला। माने इतने तरीका का ट्रेजरी बिल को इशू किया जाता है, समझ पा रहे। इशूड होता है एबी डिस्काउंट पे और रीपेबल एट पार। इशूड होता है डिस्काउंट पे, रीपेबल एट पार। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं देंगे तो उसको फायदा क्या होगा? जीरो कूपन माने जीरो इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट ही नहीं देंगे तो उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इशू कैसे होगा? डिस्काउंट पे। लौटाएंगे कैसे? पार पे। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको खरीदने के लिए मिनिमम 25,000 रुपये खरीद। अगर आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, जब आरबीआई बेचेगा। कमर्शियल बैंक के जरिए बेचता है, कमर्शियल बैंक के जरिए बेचेगा, लेकिन इसको खरीदने के लिए कम से कम कितना रुपये चाहिए? मिनिमम प्राइस 25,000 रखा गया। आप 10,000 का बोलिएगा ट्रेजरी बिल दे दीजिए तो नहीं मिलेगा, कम से कम 25,000 रुपये लेता है। आम जनता को तो मिलता ही नहीं, इसमें दिग्गज लोग पैसा लगा देता। सेफ है ना भाई, दिग्गज लोग पैसा लगाया था। दिग्गज लोग कौन है हमारे देश का? LIC म्यूचुअल फंड कंपनी, LIC, ये लोग ये सब ये स्कीम में पैसा लगाता है जिधर रिटर्न ज़्यादा हो, डूबने की संभावना है ना के बराबर है। समझ रहे हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी वगैरह ये लोग पैसा लगा देते हैं, समझ रहे हैं? जिसे हम लोग QIB भी कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। QIB भी कहते हैं हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। किसका बात करें हम लोग? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन जितना लेक्चर के एक बार पहले नोट डाउन करते तो अच्छा रहता, नहीं नोट करिए फटाफट।